नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में अपने को बात करनी है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सुनो, ये हमारे पास में क्या है, एक कैपेसिटर है जिससे मैंने एक सेल से जोड़ा। ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटर C है, ठीक है। इसे वोल्टेज V की बैटरी से जोड़ा हुआ है। अब जब तुमने इसे इस बैटरी से जोड़ा तो उस केस में क्या होगा, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। चार्ज इस पर आएगा तो चार्ज एकदम से नहीं आ जाएगा, चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। सपोज करो किसी मूवमेंट पर इस पर चार्ज हो गया है Q। जिस मूवमेंट पर इस पर चार्ज Q हो गया है उस मूवमेंट पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है, V1 मान लो। कितना मान लो, V1, ठीक है। बोलो, जिस मूवमेंट पर इस पर चार्ज Q है उस मूवमेंट पर मैंने चार्ज इस पर स्मॉल v मान लिया। जिस मूवमेंट पर इस पर चार्ज स्मॉल q आ चुका है उस मूवमेंट पर मैंने इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर लिया, इतना। इस पर कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस C है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नाउ if potential difference across capacitor is increased by dV। माना कि अब इस पर कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना बढ़ा रहा हूँ मैं, dV बढ़ा रहा हूँ। अब कैपेसिटर पर अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस dV बढ़ाता हूँ तो dV बढ़ाता हूँ तो कितना वर्क डन होगा, dV बढ़ाने में कितना वर्क डन होगा। भाई चार्ज इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस dV बढ़ाया तो इतना वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कितना आया ये, dV की dW की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Q dV, और Q की वैल्यू किसके बराबर है, इतना आ गया। बोलो, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे वर्क का क्या करूंगा मैं, तो CV dV, ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, V के रिस्पेक्ट में। शुरुआत में V की वैल्यू थी 0, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना था, शुरुआत में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना था, जो कि बढ़ाते 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 कहाँ तक पहुँचा दिया, V तक। जो कि बढ़ाते बढ़ाते मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, V तक, ठीक है। ये C कांस्टेंट है, V का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करके नई पावर से क्या करूँगा मैं, तो कितना आ गया ये, और ये कितना होगा, V² माइनस V की जगह कैपिटल V, फिर V की जगह 0। बोलो, तो कितना वर्क हुआ, CV² होल अपॉन 2। बोलिए कितना वर्क हो गया, CV²। सो दिस मच वर्क विल बी डन। बोलिए, हेयर वी पीपल आर फाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है मेरे को। मुझे क्या करना है, किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दैट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। मुझे किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो मुझे निकालना है। लेट अस हैव अ कैपेसिटर C which has been connected with a cell of EMF V. Let us consider a capacitor of capacitance C which has been connected with a cell of EMF capital V. Say now at any instant let me suppose कि कैपेसिटर पर चार्ज हो चुका स्मॉल q। जिस मूवमेंट पर उस पर चार्ज कितना हो चुका पाटीदार, उस मूवमेंट पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया स्मॉल v है, तो q इक्वल्स टू CV। ये कहानी आ चुकी है। अब मैं उस पर कितना वोल्टेज डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, dV बढ़ा रहा हूँ। तो dV वोल्टेज बढ़ाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू रखी, C को कहाँ ले आए अपन,
और v का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए, लिमिट पुट करेंगे, v की जगह कैपिटल V और v की जगह कितना, बोलिए, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ठीक, बोलिए, कर लीजिए, कर लिया भैया। वर्क डन कितना आया, CV²/2, बोलिए आया। ये जो वर्क आया, ओए, ये जो वर्क आया, यही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, कितना, CV²/2, हाफ CV²। उसी को हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। समझ गए? यही वर्क कैपेसिटर में कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में। This work is stored in form of energy in capacitor, है ना? How much, CV²/2। Now you see, half CV², which you can also call as half CV into V, यानी कितना, हाफ QV। कहिए कितना आ गया, ये हाफ QV, बोलो आ गया। और इसे क्या लिख सकते हो तुम, हाफ CV² को C²V² अपॉन C लिख सकते हो, जो कितना होगा, हाफ, ठीक है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ CV² या हाफ QV या क्या, हाफ, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई सर, हाफ CV² या हाफ QV या फिर क्या, हाफ Q²/, कर लीजिए। कितनी एनर्जी स्टोर हुई सर, हाफ CV² या हाफ QV या हाफ Q² अपॉन C। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर हुई। ये कहाँ स्टोर हुई, ये जो एनर्जी स्टोर हुई, ये प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक रखा है आपने, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, माइका है, जो भी है, एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक में। समझ में आई बात? क्वेश्चन बन जाता है कहाँ स्टोर हुई, तो प्लेटों के बीच हुई। कौन सी फॉर्म में हुई, इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in dielectric between the plates, this energy is stored in dielectric between plates, this energy is stored in dielectric in form of between plates, in form of electric field. This energy is stored in dielectric between, this energy is stored in dielectric in form of dielectric between plates इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी, डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होगी। समझ गए? चलिए, तो ये तो वो एनर्जी है जो स्टोर हुई। नाउ अभी ना यहाँ पर एक बात सुनिएगा, वर्क डन बाय सेल
जो यहाँ पर तुमने सेल यूज़ किया है, जो तुमने बैटरी यूज़ करी है, जो तुमने सेल या बैटरी यूज़ करी है, मैं उसने कितना वर्क किया, दैट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कितना वर्क किया गया सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा। तो सेल या बैटरी ने कितना वर्क किया, गौर करिए, कितना वर्क किया। वर्क, सेल ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया कुल मिलाकर, फाइनली क्यों चार्ज प्रोवाइड किया, सेल का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, सो दिस इज द वर्क डन बाय द सेल। सेल ने फाइनली कितना चार्ज प्रोवाइड किया है भाई, कैपेसिटर पर जो भी चार्ज आया वो आया कहाँ से, सेल से ही आया ना, कहीं और से हवा से तोड़ता हुआ आया नहीं। वो जो चार्ज आया वो कहाँ से आया, बहुत बढ़िया, सेल से आया। कितना चार्ज आया कैपेसिटर पे, फाइनली अगर कैपिटल क्यू चार्ज आया तो वर्क डन कितना हुआ, कैपिटल क्यू इंटू वी, कहो। सो दिस इज द वर्क डन बाय सेल। ये सेल ने कितना वर्क किया, ये वो आया है, ठीक है। आप इसको क्यू वी को, आप क्यू को सी वी लिख दोगे तो सी वी इंटू वी विल गिव अस हाउ मच, सी वी स्क्वायर। और क्या, इसे क्यू और इसे क्या लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर वर्क डन कितना आया, यदि मैं सेल ने कितना वर्क किया, यदि मैं वो निकालूं तो कितना वर्क आया, क्यू वी या फिर सी वी स्क्वायर या फिर क्या। सो दिस इज द वर्क डन बाय द सेल। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द सेल, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द सेल and how much energy has been stored, note it down। कितना वर्क सेल ने किया, ये हमने वो निकाला, बोलो यहाँ तुमने क्या निकाला, कितना वर्क किसने किया, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या फिर क्या, से वो सॉरी सेल ने इतना वर्क किया। अब इन दोनों से अगर तुम समराइज करो तो समराइज तुम क्या पाते हो कि जो एनर्जी है वो सेल ने जितना वर्क किया उसका कितना हुआ, आधा हुआ। बोलो, नहीं आ समझ में, क्या हुआ यहाँ पर, सेल ने जो वर्क किया आप देखो और जो एनर्जी स्टोर हुई वो देखो, इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या पा रहे हो, यू इक्वल्स टू कितना आ रहा है इन दोनों से, हाफ डब्ल्यू। लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल ने जितना वर्क किया उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, बाकी आधा कहाँ गया। लिसन, सेल ने जितना वर्क किया उसका कितना स्टोर हुआ कशिश, हाफ, बाकी आधा कहाँ गया। वो जो कनेक्टिंग वायर्स थी ना, कंडक्टिंग वायर्स, उन कंडक्टिंग वायर्स में हीट के रूप में डिसिपेट हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, कहाँ पर डिसिपेट हो गया, हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेल, हाउ मच वर्क इज डन बाय द सेल, उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है और शेष आधा कंडक्टिंग वायर्स में, कनेक्टिंग वायर्स में कहाँ जा रहा है अंश, हीट के रूप में। देयरफॉर only half of the work done by cell, therefore only half of the work done by cell is stored in capacitor. Therefore only half of the work done by the cell is stored in capacitor. Half of the work done by the cell is stored in capacitor. Half of the work done by the cell is stored in capacitor. ठीक है, सेल ने जितना वर्क किया उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। ओनली हाफ ऑफ द एनर्जी वर्क डन बाय द सेल इज स्टोर्ड इन एंड रेस्ट हाफ इज डिसिपेटेड एज हीट। And rest half
and rest half is dissipated as heat and rest half is dissipated as heat in conducting wires. आधा कैपेसिटर में स्टोर हुआ सर, आधा कैपेसिटर में स्टोर हुआ और बाकी आधा कहाँ गया? कंडक्टिंग वायर्स में। कंडक्टिंग वायर्स में कौन सी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। आधा कैपेसिटर में स्टोर हो गया और बाकी आधा कनेक्टिंग वायर्स या कंडक्टिंग वायर्स में कौन सी फॉर्म में स्टोर हुआ? हीट के रूप में। क्या ये समझ में आया सभी को कि नहीं आया? अंडरस्टूड? बोलते जाओ। नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ पर देखो ना, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस वगैरह, क्योंकि यहाँ एक्चुअली क्या है, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है। यहाँ करंट फ्लो होने वाला मसला नहीं है कि तुम वायर में हीट को या बढ़ा या घटा सकोगे, वो वाला मसला नहीं रहेगा यहाँ पर। हालांकि अपन ये जो कंडीशन लेकर चलते हैं वो आइडियल कैपेसिटर के लेकर चलते हैं, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, तो जितना एनर्जी स्टोर हुई, जितना वर्क किया सेल ने, उसका आधा कहाँ गया? कैपेसिटर में, और बाकी आधा कहाँ गया? ये जो कैपेसिटर में हमने एनर्जी स्टोर निकाली, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर निकाली, इसे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास में ये एक प्लेट थी, जैसे ये वाली एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। हाउ मच चार्ज इट कैरीज? इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, कुछ ऐसा चार्ज होता है। मैं इस एनर्जी को एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं इस एनर्जी को एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। हाउ? सुनना, इसके बीच में, प्लेटों के बीच में मैंने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। चलो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। इन प्लेटों के बीच में मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। अब वहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। करेगी कि नहीं करेगी? दिस इज, क्योंकि ये जो प्लेटें होती है ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास में होती हैं और इनके बीच का गैप बहुत कम होता है। प्लेटों का साइज बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत कम है, सो दे आर जस्ट लाइक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। और इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, यूनिफॉर्म होती है। एंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बाय पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज आल्सो डेवलप्ड बाय नेगेटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज प्लेट इससे अवे करेगी और नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ करेगी। बोलो करेगी? पॉजिटिव चार्ज प्लेट क्या करेगी? इससे, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगी? इसके टूवर्ड्स करेगी। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जनाब, वो कितनी आएगी? E प्लस E माइनस। कितनी सर? कितनी सर? टू क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा क्या? क्यू अपॉन क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। भाई पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण उससे अवे, नेगेटिव के कारण उसके टूवर्ड्स, दोनों को जोड़ा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सिग्मा क्या? चार्ज डेंसिटी। बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू सी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये क्या पोजीशन पर डिपेंड कर रही है? क्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, ए यहाँ पर एरिया, प्लेटों का एरिया वो भी कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट तो माशाल्लाह कांस्टेंट है ही सही। So this whole quantity comes out to be a constant quantity. So we can say the electric field between the plates of the parallel plate capacitor is nothing but uniform. Is it?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। मैं कारण सहित बता रहा हूँ, हवा में तुक्के नहीं चला रहा हूँ मैं भाई। चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। भाई ऐसा होता ना कि इस पोजीशन पे अलग होती, इस पोजीशन पे अलग होती, इस पोजीशन पे अलग होती, इस पोजीशन पे अलग होती। नहीं साहब, यहाँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है, तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यदि मैं यहाँ पर इसका डायग्राम थोड़ा सा कुछ बना के बताऊँ तुम्हारे को, तो हालांकि जो हम एनर्जी निकालने जा रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 3D में अगर हम देखेंगे तो ऐसा बनेगा, 2D में देखेंगे तो ऐसा बनेगा। प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसी यूनिफॉर्म होती है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कहानी आती है वो कुछ ऐसी आती है, ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वी नो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी भैया वो ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझको? ऐसी कुछ कहानी होगी। और मैं आपको लगे हाथ तो एक और बात बता दूं, आप कई बार ऐसा पाएंगे कि ऐसा है। और यहाँ जो इसकी जो पेरिफेरी, इसकी जो एंड होते हैं, एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बैंड हो जाती हैं। एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाती हैं? बैंड हो जाती हैं, ऐसी बैंड हो जाती हैं, ऐसी बैंड हो जाती हैं। और ये जो बेंडिंग होती है, इस बेंडिंग को कहा जाता है एज इफेक्ट। क्या कहा जाता है? हालांकि इस कॉन्सेप्ट का हम जो एनर्जी निकाल रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग मैं ये बता रहा हूँ। इस इफेक्ट को हम बोलते होते हैं एज इफेक्ट। इन सेवरल प्रॉब्लम्स यू पीपल विल फाइंड, जब क्वेश्चंस दिए होते हैं, जब जेई एडवांस तौर के खास तौर पे, तो उसमें लिखते होते हैं निगलेक्टिंग एज इफेक्ट। जैसे तुम्हें ध्यान हो, जब अपन वेव्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एंड करेक्शन होता है। ओपन एंड पर एंटी नोड बनता है, क्लोज एंड पर नोड बनता है स्टेशनरी वेव्स और ऑर्गन पाइप में, ठीक है। तो क्लोज एंड पर तो नोड बनता है, ओपन एंड पर एंटी नोड एग्जैक्टली नहीं बनता, उससे तनिक सा बाहर बनता है। 0.3D 0.6 R उसकी वैल्यू होती थी, आपको याद हो, तो उसे बोलते थे एंड करेक्शन। मैंने बोला था जब जेई एडवांस में प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली वो वहाँ पर मेंशन होता है निगलेक्टिंग एंड करेक्शन। बिल्कुल वैसे यहाँ पर ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जो बेंडिंग हो जाती है एंड्स पर, इसे क्या बोलते होते हैं हम लोग? एज इफेक्ट। समझ गए? ठीक है। तो अभी तो तुमने ये पहले क्या निकाली है? प्लेटों के बीच में क्या निकाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? एनर्जी। एक फार्मूला, तो फार्मूले का एक तरह से तो डेरिवेशन में ऑलरेडी तुम्हें करवा चुका हूँ। करवाया है कि नहीं करवाया है? अब मैं दूसरा तरीका तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले ये लिखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? Q अपॉन क्या? A एप्सिलॉन नॉट। डन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स पर जाकर, एज पर, सिरों पर जाकर मुड़ जाती है, इसे क्या बोलते होते हैं हम लोग? एज इफेक्ट। चलो, अब इससे हम कैसे निकालें? यहाँ पर इससे हम कैसे करेंगे जरा समझना। निकालें? क्या करेंगे हम इसके लिए भैया? इसके लिए हमें क्या कहानी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, इस बारे में हम जरा समझें। तो देखिए, हमें मालूम है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यानी क्या? एनर्जी डेंसिटी का मतलब मैंने बताया था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये एनर्जी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई वो पर यूनिट वॉल्यूम। डोंट गेट कंफ्यूज कि वी यहाँ पर वोल्टेज है, वी यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, वोल्टेज नहीं है, वी यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम। और एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, जिसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं? डज समबडी रिमेंबर इसका फार्मूला क्या है?
एनर्जी डेंसिटी का कोई किसी को याद है फार्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आया? कहीं पढ़ा था? कहाँ पर पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एंडिंग करते करते मैंने ये लिखवाया है तुम्हारे को। तो ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू कितनी? प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और v का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा? पूरा प्लेटों के बीच का जो पूरा स्पेस है उसका वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम अगर निकालो तो वॉल्यूम कितना आ रहा है? a इंटू डी। भाई प्लेटों का एरिया कितना है? a है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है, तो इट इज़ लाइक अ क्यूबॉइड। उसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। से ये कुछ आएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या आया? ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ ये आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? भाई एक ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो एक बचेगा। यहाँ जो लिखा है तुम्हारे समक्ष, इसे तुम क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और क्या लिख सकते हैं? और ये क्या आएगा? ये कितना आएगा? और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होगा? ए प्लेटों का एरिया, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और डी क्या है? तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर बाद में तुम q को चाहो तो c भी लिख दो, c से c कैंसिल करके हाफ सी वी स्क्वायर। नहीं आ समझ में? या फिर c को q बाय v लिख दो तो हाफ q भी आएगा कि नहीं आएगा? तो किस तरीके से हमने एनर्जी निकाली, समझ में आई बात? एक तो वो वर्क डन के फंडे से कर लिया, और दूसरा क्या? समझ गए? कर लीजिए। कर लिया? तो ये एनर्जी आई, कितनी आ गई साहब? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। बोलो, दिस इज अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एनर्जी। नाउ यू पीपल डिटरमाइन फोर्स बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दे बोथ कैरी सम चार्ज ऑन ईच अदर, दे बोथ कैरी सम चार्जेस, सो ऑब्वियसली दे विल अप्लाई सम फोर्स ऑन ईच अदर। करेक्ट? डिटरमाइन दिस। बताइए उसको आप जी, क्या कहा जाएगा? पार्डन में कैसे निकालूं फोर्स? भाई पॉजिटिव प्लेट के कारण नेगेटिव प्लेट की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितनी? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field due to positive plate at the position of positive plate के कारण नेगेटिव प्लेट की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब फोर्स निकालो, फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव का चार्ज इनटू पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q, और ये कितना? बोलो, कहो। ठीक, समझ गए? अपॉन 2 आएगा ना? तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास? फोर्स। पार्डन मी, F इज इक्वल टू क्यू बाई नेगेटिव फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव का चार्ज लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना। अभी ठीक है, फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट,
डन। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? फोर्स निकालने का मेरे को एक और तरीका भी दिमाग में आ रहा है, बिकॉज वी पीपल हैव सीन अ रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने कक्षा एकादश में भैया देखा था हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो टर्म है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर होती हैं। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म हमारे पास में नहीं है, बीइंग अन नॉन कंजर्वेटिव। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। अब यहाँ हमारे पास में जो एनर्जी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए सीधा सीधा फोर्स को अपन u अपॉन डिस्टेंस लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दोनों के बीच में, वो जो फील्ड बन रही थी, वो जो कंजर्वेटिव फील्ड बन रही थी, वो कैसी बन रही थी? यूनिफॉर्म। कैसी बन रही थी वो? यूनिफॉर्म बन रही थी वो। कैसे बन रही थी बशिक? यूनिफॉर्म। इसलिए अपन ने u अपॉन डी लिख दिया। अदरवाइज वो पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेडियंट होती है वो, और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन वही होती है। अभी ऐसा ही कुछ रिलेशन अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। चलो वापस से मसले पर आ रहा हूँ मैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? F इज इक्वल टू कितना? U बाय डी। बोलो, F इज इक्वल टू U बाय डी। U कितना? तुम अगर ध्यान दो तो U की वैल्यू कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। कुछ कह रहा है कोई? हाफ CV स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस हाफ, और C की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये V स्क्वायर, ये इससे बेसिस पर क्या आ गया? ये जो फोर्स है वो कितना आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट A, और V बाय डी को क्या लिख सकते हो तुम? अपन ने यहाँ फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से लिखा था? क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ना। चलो वही करता हूँ मैं, काम करता हूँ। ये है तुम्हारे पास U की वैल्यू कितनी? क्यू स्क्वायर अपॉन C है या नहीं है? क्यू स्क्वायर अपॉन टू, C की वैल्यू कितनी? D से D क्या हो गया? और फोर्स कितना आ जाएगा? 2। ये कैंसल होकर कितना आ गया? सेम आया। हाउ कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटेड टू वन अनदर। How conservative force and potential energy are related to one another? They are related by this expression. Here minus sign indicates the direction of conservative force is that in which potential energy is decreased. Like when you move upward, then gravitational potential energy is increased. When you move downward, then gravitational potential energy is decreased. Why? mgh, अरे सॉरी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा रे मैं h बढ़ेगा, और h बढ़ेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो नीचे आएगा तो h कम होएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर की नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कहो, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो डायरेक्शन होती है। कहो ना, परफेक्ट। कोई भी आप केस में देख लो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जिस डायरेक्शन में कम होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन वही होती है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय दिस एक्सप्रेशन। ये हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी अपॉन क्या, ठीक, ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू, सी की वैल्यू ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फोर्स वही आ रहा है।
ये वाला फार्मूला मैं इसलिए लगा पाया क्योंकि वहाँ जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था। क्यों? क्योंकि जो उसके बीच जो फील्ड बन रही थी, जैसे यहाँ फील्ड कौन सी है, इलेक्ट्रिक, कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं इलास्टिक फोर्स की फील्ड होगी। अल्टीमेटली जब फील्ड यूनिफॉर्म है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, एक जैसी बटी हुई है, तो फोर्स को सीधे सीधे U/T लिखा जा सकता है। समझ गए? नोट इट डाउन। Calculate energy stored in each capacitor. Determine energy stored in each capacitor. पहले तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताइए, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। 30 और 60 का 90 और 90 और 180 सीरीज में 60 आ गया। तो इफेक्टिव चार्ज निकालो, कितना आएगा? पहले तो इफेक्टिव सी निकाला, इफेक्टिव सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो इफेक्टिव चार्ज क्या होगा? इफेक्टिव सी इंटू इफेक्टिव वी, हाउ मच यू गेट? 1200 माइक्रो कूलम। सारे कैपेसिटर माइक्रो फैराड में, ठीक है। तो ये 1200 माइक्रो कूलम आ गया, बोला आ गया। अब एनर्जी इसमें कितनी आएगी? 180 वाले में। अगर 180 वाले में एनर्जी निकालूं तो जाहिर सी बात है कितनी होगी? हाफ। उस पर चार्ज कितना होगा? 1200 का स्क्वायर अपॉन सी। सी कितना? सो दिस एनर्जी इज इन माइक्रो जूल्स। ये एनर्जी काहे में आएगी? माइक्रो जूल्स में आएगी। सो दिस इज द एनर्जी इन दिस। अभी यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सभी को? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब क्या करना है मेरे को? आ गया? अब इनमें चार्ज निकालो। इसमें चार्ज C1 और इसमें चार्ज क्या? तो C1 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी? C1Q अपॉन C1 प्लस C2। नहीं आ समझ में? तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 1200 है, 1200 चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है ये, तो 1:2 होगा। तो क्या होगा? इधर चार्ज कितना आएगा? 400 माइक्रो कूलम। और इधर कितना आएगा? 800 माइक्रो कूलम। बोलो। तो ये 400 माइक्रो कूलम, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? अपॉन क्या? कैपेसिटेंस कितना? बोलो ठीक है। और U2 कितना? हाफ। ये कितना? कितना है? ये 30 होगा ऊपर। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? अरे बोलिए। U1 और U2 की वैल्यू क्या आई? क्लियर है? अरे बोलिए। ये U1 है और ये क्या है? U2 है। नहीं आ समझ में? आई रिपीट। भाई तुमने इस पर चार्ज निकाला। पहले तो तुमने टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला। तुमने पहले क्या निकाला? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला कि नहीं? उससे इफेक्टिव चार्ज निकाला। अब जो चार्ज यहाँ से जाएगा वही इसमें से जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? चार्ज निकाल चुके हो इसका, हाफ Q²/C। बोलो। हाफ Q²/C। और इधर क्या? इधर भी अपने पास में Q निकाल चुके थे अपन टोटल। अब वो चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा तो वो Q1 और Q2। तो आप Q1 फार्मूला लगा दो, वैल्यूज रखो C1 की, C2 की रखो, 400 आ जाएगा।
मैंने ओरली कर लिया, 1200 के 2 टुकड़े करने 1:2 में, तो 1:2 में करूँगा तो एक 400 आएगा और एक 800 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2 चार्ज का स्क्वायर अपॉन दिस, चार्ज का स्क्वायर अपॉन दिस। बोलो, अभी मैंने यहाँ पे कौन सी मेथड से करा? चार्ज की मेथड से करा मैंने। जरा पोटेंशियल डिफरेंस की मेथड से करने की कोशिश करो, पोटेंशियल डिफरेंस की मेथड से करने का प्रयास करें हम। हो गया? हमसे पोटेंशियल की मेथड से किया, क्या करेंगे हम? देखो यहाँ क्या कहानी आई तुम्हारे पास, ये हो गया 90 और ये है 180। ये कितना है? ये 90 है और ये कितना है? वोल्टेज कितना? वोल्टेज है इतना। तो तुम्हारे पास में इस पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा और दूसरे वाले के अक्रॉस कितना आएगा? अभी V1 की वैल्यू कितनी? C2V अपॉन C1 प्लस C2। एम आई करेक्ट? यही होगा। C2 की वैल्यू 180 ये रखो, इसको सॉल्व करके देखो तो ये 40/3 वोल्ट आएगा। आएगा? अब ये जो V1 जो वोल्टेज डिफरेंस आया है 90 के क्रॉस आया, दिमाग लगाइए। V1 जो वोल्टेज आया या 90 के क्रॉस आया, और 90 क्या है? 30 और 60 का पैरेलल है। तो जो V1 वोल्ट आया ये क्या होगा? नेचुरल सी बात है, ये 30 के क्रॉस होगा और यही 60 के क्रॉस होगा। होगा कि नहीं होगा? ये 30 के क्रॉस होगा और 60 के क्रॉस होगा। तो एनर्जी कितनी आएगी 30 में? हाफ। C कितना? 30 और उसके अक्रॉस V कितना? सो दिस इज द एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी इन दिस? हाफ 60 इंटू कितना? ठीक है? अरे बोलो, ये तुम्हारे पास आ गया, ये 30 में आ गया और ये 60 में आ गया। अरे आ गया। अब क्या? 180 पे निकालना है। 180 पे कैसे करेंगे? 180 पे कैसे करेंगे हम? V2 निकालो। V2 यानी कितना आ जाएगा? वो C1V अपॉन क्या? कितना आ गया? और यही है किसके क्रॉस? सो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 30 की, ओ सॉरी 180 की। हाफ, बोलो, इंटू V कितना? डन। कर लिया? इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी फेवरेट होती है भैया। हम या तो क्या होगा, देखो चार्ज डिवीजन रूल से हम चार्जेस निकाल लेंगे। चार्ज डिवीजन रूल हमने जो लिखा था परसों, उससे हम क्या निकाल लेंगे? चार्जेस। या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल से हमने क्या निकाल लेंगे? वोल्टेज। एनर्जी का फार्मूला में हाफ QV भी लगा सकते हो, तो हाफ QV में तुम्हें Q भी निकालना पड़ेगा, V भी निकालना पड़ेगा। तो या तो तुम हाफ Q²/C लगा लो या फिर हाफ CV² लगा लो। नहीं आ समझ में भाई? या तो तुम क्या कर लो, हाफ Q²/C तो तुम्हें Q की जरूरत है, और हाफ CV² तो तुम्हें V की जरूरत है, और हाफ QV में फिर तुम्हें Q और V दोनों लगेंगे। और Q किससे निकलेगा? चार्ज डिवीजन रूल से। और V किससे निकलेगा? वोल्टेज डिवीजन रूल से। दोनों के फार्मूला तुमको मैंने परसों लिखवाए थे। कहो समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? तो इस तरीके से हम क्या है, Q निकाल कर भी एनर्जी निकाल सकते हैं, और V वोल्टेज डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस निकाल कर भी क्या कर सकते हैं हम लोग? एनर्जी निकाल सकते हैं। और तुमने क्या देखा है कि कैपेसिटर ने जितना वर्क किया था उसका आधा ही, बैटरी ने जितना वर्क किया था उसका आधा ही क्या हुआ? स्टोर हुआ। कहाँ पर स्टोर हुआ? डाइलेक्ट्रिक में। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुआ है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव बनता है ये
कहाँ स्टोर होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, इज इट ओके? बोलिए